प्रिय बच्चों, तो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ आज बहुत दिनों बाद। लेकिन एग्ज़ाम भी आपके अब बिल्कुल पास आ गए हैं। उसके मद्देनज़र मैंने सोचा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कुछ करवा देता हूँ। तो देखिए, दर्पण संबंधी आंकिक प्रश्न के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जैसे है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में संबंध। ये क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो आप जानते हैं फोकस दूरी को स्मॉल एफ से और वक्र त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इनमें रिलेशनशिप क्या होती है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू टू एफ। ये रिलेशन आप बिल्कुल याद रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आए हैं और ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि इस सूत्र पे जो न्यूमेरिकल्स आए हैं या आते हैं तो इनके मोस्टली इनके आने की प्रायिकता होती है कि आएंगे बहुविकल्पी। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर टू एफ, आप इसको ठीक से लर्न कर लेना। अब दूसरे महत्वपूर्ण सूत्र पे आते हैं। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, डू यू नो, एस एफ। एफ दर्पण की फोकस दूरी, और ध्रुव से कहें या दर्पण से कहें, वस्तु की दूरी क्या होती है, यू, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी में संबंध क्या होता है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। आप इसको अच्छे से लिख लेना, इन सब फार्मूलों को। ठीक है, फार्मूले जो हैं ठीक से लिख लेना। अब इसके नीचे अब ये यहाँ देखिए, असली खेल अब यहाँ शुरू होता है। असली खेल क्या है, देखिए चिन्हों का कन्फ्यूजन अब नहीं। अब देखिए इस सारणी को आप याद रखेंगे तो चिन्ह संबंधी जो प्रॉब्लम होती हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है सर मैं जल्दी से बोल के चला आया हूँ। देखिए सूत्र में थोड़ा सा समझा देता हूँ। एफ क्या होती है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी एफ। वी क्या होती है, किसी दर्पण से कहें या किसी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है। यू क्या होता है, किसी दर्पण या किसी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी रखी हुई यू होती है। अब यहाँ चिन्ह बहुत बच्चे यहाँ पर गिवन दैट में कन्फ्यूजन हो जाता है आप सभी बच्चों को। इसके लिए मैं एक टेबल द्वारा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दर्पण अवतल और उत्तल, दो दर्पण आपके सिलेबस में है, दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो एफ क्या होती है, फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो, देखो ये ऋणात्मक चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लगा है ना, यानी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। सदैव याद रखिए आप कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है, यू क्या होता है, यू चाहे उत्तल दर्पण की हो चाहे अवतल दर्पण की हो, हमेशा माइनस लेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वस्तु की दूरी होती है यू, किसी भी दर्पण से, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। देखिए यू माइनस, उत्तल दर्पण में भी माइनस। वी क्या होता है, इसके लिए विशेष फोकस करिए आप। अवतल दर्पण के से प्रतिबिंब की बनी जो प्रतिबिंब वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी। तो अवतल दर्पण के लिए वी निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक। अब प्रतिबिंब की स्थिति आप देखिए, अवतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बनता है दर्पण के सामने। क्या लिखा हुआ है आप लिखते चलिएगा, या अब लिखिए बाद में लिख लेना। ठीक है, ध्यान समझिए, अभी बाद में लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में फिर लिख लेना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रकृति याद रखिएगा आप कि अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक, और उत्तल दर्पण की से बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी। यानी प्रकृति मतलब यहाँ प्रकृति मतलब होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक, और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी। ठीक है, अब यहाँ देखिए m बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू। तो m क्या होता है, आवर्धन, i क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, o क्या होता है, e, देखो i मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब, o मतलब ऑप्टिकल यानी वस्तु। तो i इमेज की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज, और o क्या है, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल, यानी i प्रतिबिंब की लंबाई, o वस्तु की लंबाई, और बराबर माइनस वी बाई यू। वी यू तो आप जान ही चुके हैं। तो इसको आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले।
इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले ले, ठीक है। ये पूरा पेज, ये ऊपर वाला एक लाइन छूट रही है, फोकस दूरवृत्त त्रिज्या में संबंध, इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर अब इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर मैं चलता हूँ। अगला देखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब साइज या आकार। प्रतिबिंब का साइज कभी कभी पूछता है, प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो यही आप समझ लीजिए कि प्रतिबिंब का साइज पूछे या आकार पूछे तो मतलब हमें आई निकालना है। क्या निकालना है? इमेज निकालना, आई निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज या आकार पूछे तो क्या आप निकालेंगे? आई निकालेंगे। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है? ऋणात्मक। आवर्धन m होता है। m क्या होता है? आवर्धन। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक, ठीक है बेटा जी। अब आगे आइए, यदि आई, देखो यहाँ विशेष ध्यान सावधानी से समझो, समझे, गागर में सागर में 2 पेज में के अंदर लिख कर दे रहा हूँ आपको। यही सब बातें आपको याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल आपके यूं ही हो जाएंगे। ये बातें नहीं याद होंगे तो न्यूमेरिकल में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इनको जरूर करके ध्यान से सीखिए। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी या अतिलघुत्री क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। आई, देखो आई मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई। यानी यदि आई धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा होगा मतलब वास्तविक होगा। यदि आई ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब आभासी या काल्पनिक कहेंगे। उल्टा बनेगा प्रतिबिंब तो उसे क्या कहोगे? आभासी कहोगे या काल्पनिक कहोगे। एक बार पुनः रिवाइज कराता हूँ। यदि प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, सीधा होगा, कब? जब आई का मान धनात्मक आएगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा या आभासी काल्पनिक कब होगा? जब आई का मान ऋणात्मक होगा। आर यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दिस? नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देखिए। आप इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, इतने का, तब मैं समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप मुझे आशा ले लिए होंगे। अब देखिए, C बराबर इन म्यू, C बराबर इन म्यू, ठीक है। इस फार्मूले को जल्दी से समझिए। C क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या वेग। प्रकाश की चाल या वेग कहाँ? निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल का प्रतीक होता है C। और ये इसका मान आपको लर्न रखना है, इसका मान हमेशा आपको याद रखना है कि C बराबर क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल C क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद n क्या होता है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता, के नहीं, यहाँ के लिखा, के नहीं का। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। और म्यू क्या होता है? जो आपका ये म्यू है, म्यू बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल। इस फार्मूले से 2-3-4 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, तुरंत मैं करवाऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद इसको विशेष ध्यान दीजिए बेटा जी, नीचे वाली लाइन को, नीचे जो सूत्र अंतिम, आज का अंतिम सूत्र है, इसके बाद न्यूमेरिकल, सीधा न्यूमेरिकल, ठीक है। देख लीजिए, WNG क्या है? WNG बराबर सूत्र होता है ANG बटा ANW। WNG बराबर क्या होता है? ANG बटा ANW। जहाँ WNG क्या है? W मतलब होता है, देखो 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 देखो, यहाँ पहले देख लो, थोड़ा सा देख लो। वायु, एयर, A मतलब एयर, एयर मतलब वायु, W मतलब वाटर, वाटर मतलब जल, G मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, और लिक्विड हो तो L। लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं? L, द्रव। अब देखिए बात, वायु के लिए क्या लिखते हैं? एयर यानी A, जल वाटर यानी W, कांच ग्लास यानी J, द्रव लिक्विड यानी L, और एक हो सकता है द्रव में वाटर कह दिया, देखो वाटर, वाटर के लिए W। तो WN क्या है? जल, यानी WN जानते हैं आप अपवर्तनांक है, G क्या है? ग्लास यानी कांच। तो WNG मतलब कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का N यानी अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहो, या क्या कह सकते हो? या क्या कह सकते हो? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी है कांच का ही अपवर्तनांक। लेकिन लिखने के तरीके देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या क्या कहे? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ रहे हैं ना? क्या समझ रहे हैं? यानी कांच का अपवर्तनांक 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कभी कभी बच्चा ऐसे समझ लेते हैं
कि जल के सापेक्ष कांच का दिया है तो कहते हैं WNG, और कह देता है कांच का जल के सापेक्ष तो GNW लिख देते, जबकि गलत हो जाता है। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं इसको ध्यान समझिए आप। हम ये बेटा कहना चाह रहे हैं कि बच्चे समझते हैं कि जो पहले होता है उसका प्रतीक पहले लिख लेते हैं, जैसे यहाँ जल पहले तो पहले, कांच बाद में है तो WNG इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन जैसे कांच का जल के सापेक्ष कहेगा तो कांच का जल के सापेक्ष कहेगा तो कांच GNW ऐसे लिख लेते हैं कि पहले कांच है तो G लिख लेते हैं, बाद में जल है तो W लिख लेते हैं N। लेकिन नहीं, होता क्या है, जिसका अपवर्तनांक रहे उसे हम लेफ्ट में राइट में लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक लिखना होगा राइट में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष होगा उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, आई रिवाइज वन मोर टाइम कि देखिए जैसे कह रहा है कि WNG क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जल के, तो जिसके सापेक्ष होगा उसे बाईं ओर लिखेंगे, जिसका होगा अपवर्तनांक उसे दाईं ओर लिखेंगे, इसलिए WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस प्रकार ANG लिखा है तो ANG मतलब वायु के सापेक्ष, ए मतलब एयर यानी वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहो कांच का अपवर्तनांक, या क्या कह सकते हो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। दो प्रकार से इम्तिहान में आ सकता है तो आप कंफ्यूज मत होना लिखने में, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, या क्या कह सकता है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, है वायु के सापेक्ष ही दोनों बार में। ठीक है, ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, W मतलब वाटर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इतना आप समझ गए होंगे, WNG बराबर ANG बटा ANW। अब आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ एक सूत्र और याद रखना, LNG बराबर देखो W जल हमारा लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड यानी लिक्विड द्रव, W रहे तो L हो सकता है, LNG कोई द्रव में जल ना रहे, कोई और द्रव हो जाए तो A यानी W जगह L आ जाएगा तो ANL बटा ANG। ठीक है, नाउ अब हम पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं, एक एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, अब देखिए पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव टू सॉल्व। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, और फिर कह रहा है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालो। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन दैट दिया है। अब आराम से, अब बेटा जी आराम से, ठीक है, अब कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम समझिए न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाद में लिखना। वायु के सापेक्ष जल का प्रतीक, देखो वायु के सापेक्ष जल कह रहा ना, तो प्रतीक क्या लिखोगे वायु के सापेक्ष जल के लिए, ANW लिखोगे ना। कितना दिया है 4/3 वायु के सापेक्ष जल, तथा कांच के अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो गया, तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG 3/2। कहता जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, टू फाइंड, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर क्वेश्चन मार्क, एक चीज, और तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा, किसका, जल का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष रहे उसका इधर लिखेंगे यानी बाईं ओर GNW, कांच के सापेक्ष जल का, यह है जल के सापेक्ष कांच का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सलूशन पे हम लोग चलते हैं। सलूशन देखिए बेटा जी, पहले निकालेंगे WNG। क्या निकालेंगे बेटा, WNG। आप ध्यान से देखिए, अब सूत्र आपको याद नहीं करना है, दिमाग से सूत्र निकालना है, बनाना है। देखो जैसे WNG हो, इस सूत्र को आप बनाना चाहते हैं तो WNG के लिए पहले आप लिखोगे यानी N/N लिख लो। इस टाइप किसी फार्मूले को आपको तोड़ना हो तो N/N पहले लिख लो। ठीक है, जो इधर भी A लगा लो और इधर नीचे ऊपर दाहिनी ओर A लगा लो, फिर
जैसे जी है इसको ऊपर लिख लो और डब्लू को नीचे लिख लो, ये हो गया। यानी डब्ल्यू एन जी क्या हो गया, ए एन जी बटा ए एन डब्लू। अब ए एन जी का मान कितना दिया है, ए एन जी का मान 3/2 दिया, देखो ये तो 3/2 रखा, ये ए एन जी का मान रखा, फिर पूरा बटा ए एन डब्ल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। तो वी हैव पुट 4/3 इन प्लेस ऑफ एन डब्ल्यू। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 4/3। अब इसको आपको पता है कि जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही है सॉल्व करेंगे क्या आएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 3 ये पछानता थोड़ा कर देंगे, यहाँ 3/2 और गुणा लग जाएगा, और ये 4/3 पलट के हो जाएगा 3/4, यानी आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8। ये हो गया WNG बराबर 9/8। दिस इज योर आंसर। और उसके बाद और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है GNW निकालो, GNW। अब देखो GNW पूछ रहा है, GNW कैसे निकालोगे। देखो GNW बराबर निकालना, पहले सूत्र नहीं पता ना, सूत्र नहीं पता GNW। आप कहोगे WNG का सूत्र पता, लेकिन GNW नहीं पता, लेकिन फिर भी पता। देखो आपको सूत्र में बनाना बता दूं। जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए ANB लिखा है, ANB, थोड़ी देर आप समझ लीजिए रुक के, सब कुछ छोड़ के, ANB लिखा है, इसका सूत्र बनाना है आपको। तो ऊपर भी n, नीचे भी n, ठीक है। इधर ये जैसे b है ना, तो ये b ऊपर लिखो इधर, ये a है तो a इधर लिख लो, और इधर भी a जोड़ लो, इधर a जोड़ लो, यानी कि इधर ये वाला ऊपर और इधर जो रहे उसको नीचे, ठीक है। तो अब आए GNW में, GNW में हम कूदते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जी, पहले हम लिखेंगे n, यहाँ भी हम लिखेंगे n, ये W इधर है ना, इसको ऊपर लिखेंगे, G इधर जो इधर रहे उसको नीचे लिखो, और क्या करो आगे आगे A लगा लो। अब बस हो गया। अब ANW तो देखो दिया है, ANW कितना दिया है, 4/3, 4/3 रखो, बटे ANG कितना दिया है, 3/2, 3/2 रखो। अब इसको मतलब हल करोगे तो GNW बराबर आ जाएगा आपका 8/9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डब्लू जो इधर रहे उसका अपवर्तनांक होता है, जैसे यहाँ डब्लू है तो जल का अपवर्तनांक, यहाँ कांच है यानी जी है यानी कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जो इधर लिखा रहे। डब्लू लिखा यानी वाटर यानी जल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ क्या है, डब्लू इधर है ना, इधर डब्लू लिखा, इधर मतलब दाहिनी ओर, तो यानी कि डब्लू मतलब वाटर, जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, इधर जो लिखा रहे कांच, कांच के सापेक्ष, ठीक है। हमारे ख्याल समझ गए होंगे। अब आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अब ध्यान समझिए, पढ़िए पहले। कहता वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है। पहले भाई गिवन दैट लिखे, क्या दिया है, पहले गिवन दैट क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.35। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, गिवन दैट वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल यानी कि वायु के सापेक्ष वाला इधर लिखे, यानी AN, जल मतलब वाटर, ANW कितना दिया है, 1.35 तथा 1.50 किसके सापेक्ष, तथा कांच के, यानी वायु के सापेक्ष जल तथा वायु के सापेक्ष कांच, तो यानी ANG इज इक्वल टू कितना है, 1.50। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। टू फाइंड हम लिखेंगे, ज्ञात क्या करना उसे लिखेंगे अब, टू फाइंड। सवाल पढ़िए, कहता है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के, जिसके सापेक्ष रहे उसे पहले लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, किसका अपवर्तनांक, जल का, यानी जिसका रहे उसको इधर लिखेंगे। GNW पूछ रहा है, ठीक है। अब सलूशन देखिए जल्दी से, सलूशन GNW ना, GNW यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए सूत्र भैया हमको नहीं आता,
हमको नहीं आता लेकिन बनाना आता है। GNW क्या लिखोगे, N/N लिख लोगे पहले। कोई किसी इस तरह के सूत्र को बनाना हो कैसे बनाओगे, पहले N/N लिख लोगे। फिर जो इधर दाहिनी ओर रहे यानी यहाँ पहले ए जोड़ लो, दोनों में आगे शुरुआत में ए जोड़ लो, ठीक है। फिर जो इधर जैसे W जो इधर पहले रहे उसको हर में लिख दो, जो इधर रहे यानी जो बाईं ओर लिखा रहे उसे हर में, जो दाहिनी ओर W है वो लिखा रहे उसे अंश में, बस हो गया। अब मान रखिए AN यानी कि GNW बराबर सूत्र क्या होता है, ANW/ANG। ANW का मान कितना है 1.35 बटे ANG का मान कितना है 1.50। इसको सॉल्व करोगे आप, देखो 2 अंक बाद दशमलव कट जाएगा तो आ जाएगा क्या 135/150 आ जाएगा। इसे काट दो जिससे कटे, 15 से कट जाएगा ना ये, 15 से देखो 15 9 135 और 15 धामा 150 तो आ जाएगा क्या ये कट के, यानी आ गया 15 9 135 होता नहीं भाई, हाँ होता है, 15 धामा 150 होता, हाँ होता। 9/10 आया, 9/10 को आप लिख सकते हो क्या, 9/10 को लिख सकते हो आप, दशमलव है 10 है तो 0.9 लिख सकते हो, 0.9। दिस इज योर आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल को हम पढ़ते हैं। आज हम कोई देरी लगाएंगे नहीं बेटा, फटाफट सवालों को कराएंगे। और बोर्ड इम्तिहान चूँकि पास आ गया है इसलिए बिल्कुल अब रेगुलर वीडियो में भी दूंगा। पूरा न्यूमेरिकल्स आपको हम यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स आपका यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, हलवा सवाल है। पहले तो हम भाई गिवन दैट लिखेंगे, चलिए गिवन दैट लिखे, ठीक है। गिवन दैट दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, ANG, किसके सापेक्ष वायु का, किसके सापेक्ष वायु के, यानी इधर पहले लिखेंगे, किसका कांच का, यानी इधर लिखेंगे दाहिनी ओर। याद रखना जिसके सापेक्ष रहे उसे n के बाईं ओर लिखोगे, जिसका अपवर्तनांक रहे उसे n के दाहिनी ओर लिखोगे, ठीक है। ANG कितना है 3/2। कहता है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालो, टू फाइंड क्या है, कांच के सापेक्ष वायु, किसके सापेक्ष, कांच के, यानी पहले लिखेंगे GN, किसका, वायु का पूछ रहा है A बराबर क्वेश्चन मार्क। सलूशन देखिए बेटा, यहाँ हलवा मैंने बोला ना तो हलवा देखो भाई, आपको हलवा लगेगा। ANG एक फॉर्मूला पे याद रखना कि A यानी कि GNA बराबर 1 बटा करके हम ANG लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ANG। GNA बराबर क्या, ANG। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कहीं भी, जैसे मान लीजिए समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे कहीं WNG है ना तो इसको 1 बटा करके आप लिख सकते हैं। एक सूत्र वो हो गया जो आपको मैं N/N से बताता था, एक सूत्र तो आपका वो हो गया जो N/N करके बताया अभी मैंने। और बाकी WNG क्या होगा, इसको और कैसे और किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो WNG को लिख सकते हो 1/GNW, यानी WNG है तो बटे में GNW, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ GNA क्या लिख देंगे, GNA है तो 1/ANG लिख देंगे, यानी कि GNA है तो ANG कर लिया, तो GNA 1/ANG। ANG कितना मान है, ANG का मान दिया है 3/2, तो 3/2, ये बटे में 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 2/3 आ जाएगा, हम कहेंगे हाँ ये आंसर हो गया, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट आप लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला सवाल देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस माध्यम प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक। ये सवाल दूसरी एक बार और आया था, इस प्रकार से कह के आया था कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले जो दिया उसे लिख लीजिए, फिर बताते हैं कैसे लगेगा ये गिवन दैट। देखो ये सवाल ऊपर या और अथवा, यानी ये दोनों सेम है, थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है, पूछ सेम चीज़ रहा, कह रहा सेम चीज़।
कहता वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति। देखो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल का प्रतीक क्या होता है? सी। पीछे मैं बता के आया हूँ शुरुआते में। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल का प्रतीक क्या होता है? सी। सी बराबर दिया है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो उस माध्यम में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी n दिया है। n कितना दिया? अपवर्तनांक n कितना दिया है? 1.5। और टू फाइंड क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ माध्यम कांच कह रहा है, कांच की प्लेट, यानी प्रकाश वायु से कहाँ जा रही? कांच की प्लेट में, देखिए यानी कांच माध्यम है। अब आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको ये बताया था। रुको भाई, रुक जाओ बेटा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बड़ी मुसीबत है भाई। देखिए ये C बराबर n म्यू, तो C क्या होते? प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। और n क्या होता है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक n होता है। म्यू क्या होती? माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश जहाँ जा रही हो। जैसे कांच में जा रही हो तो यानी माध्यम कांच हो गया, जल में जा रही हो तो माध्यम यानी जल हो गया। ठीक है, जहाँ जा रही हो प्रकाश किरण वहीं की चाल है म्यू। माध्यम में प्रकाश की चाल जहाँ, अब इसमें जैसे कहाँ जा रही है, देखिए जो अपना सवाल है, इस सवाल में कहाँ प्रकाश किरण जा रही है? तो आपने देख लिया। अब देखिए टू फाइंड में वायु में, अब देखो n है तो कहाँ? माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा। माध्यम जैसे यहाँ कांच की प्लेट में जा रहा तो कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे, तो यानी म्यू, जो माध्यम है क्वेश्चन प्रकाश की चाल म्यू ऐसे बनाएंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सलूशन पे आते हैं, बहुत इजी सवाल है। सलूशन देखिए, अभी आपने क्या सूत्र देखा? सूत्र क्या दिखाया हमने आपको? C बराबर n म्यू, ये टाइप 2 है। C बराबर n म्यू, तो लिखो कि C बराबर चूंकि होता है n म्यू, ये फार्मूला आपका हो गया। अब देखें तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? हमको म्यू चाहिए, तो म्यू चाहिए तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर n म्यू है तो म्यू चाहिए, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? पक्षांतर कर लो बेटा जी। म्यू बराबर क्या आ जाएगा? C बटा n, पक्षांतर हो जाएगा तो C बटा n हो जाएगा। बस हल कर लो उत्तर। C का मान 3 × 10⁸, n का मान 1.5। देखो इसको काट दो, 1.5, देखो 1.5 मतलब क्या कहोगे? 1.5, और 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, और आ गया कितना? 2 × 10⁸। ये उत्तर आपका हो गया। तो देखिए आप लोग कितना आराम से सूत्र याद रहे, बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। और एक बात मैं बता दूं, आप देख रहे होंगे कि जो अथवा करके सवाल है कि प्रकाश वायु से 1.505 मतलब 5 तो होता है, इसलिए हमने अपवर्तनांक n 1.50 नहीं लिखा, केवल 5 लिख लिया ऊपर वाले तरह, जैसे ऊपर दे रखा था। और निर्वात में प्रकाश की चाल C आपको याद रखना है कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सवाल में दे भी सकता है और सवाल में ना भी दे, तो जैसे नीचे वाले सवाल में नहीं दिया है, नहीं जैसे वायु अपवर्तनांक दे दिया है और बाकी कांच की प्लेट में प्रवेश करता है प्रकाश, तो कहता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। और तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको फिलहाल दे रखे ना दिए, तो आपको तब भी याद रखना, सूत्र लगाना है C बराबर n म्यू ही, सूत्र आपको C बराबर n म्यू ही लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। कहता है जल में प्रकाश की चाल 2.50 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जल में प्रकाश की चाल इतने दे रखे हैं। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल हमको पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलो ज्ञात करेंगे भी। देखिए वही आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन गिवन दैट, काफी सरक रही है, गिवन दैट क्या? जल में प्रकाश की चाल यानी माध्यम, जल में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी म्यू ही दिया है। ठीक है, कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
जल में कहे, कांच में कहे, कहीं कहे, तो समझो म्यू आ दिया है। ठीक है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम यहाँ जल है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी अपवर्तनांक n कितना दिया है, 4/3, तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी टू फाइंड क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सलूशन में सूत्र वही अपना दौड़ेगा क्या, C बराबर n म्यू, C बराबर n म्यू। ठीक है, अब बस इसी को लगाइए, उत्तर पाइए। तो निर्वात प्रकाश की चाल C होती है, तो C बराबर n का मान 4/3 और म्यू का मान रख दीजिए आप, कितना है 2.25 गुणे 10⁸। इसको हल करिए बस। देखो तो यहाँ 3 से इसको काटे कट जाएगा। देखो 3 से जब इसको मिलाओगे तो यहाँ दशमलव पहले लगा लेंगे, और फिर क्यों दशमलव लगाएंगे, चूँकि 2 में नहीं जाएगा, 2 में पहाड़ नहीं जाएगा, इस 2 को मिलाना पड़ेगा 3 से काटने के लिए, इस 2 को मिलाना पड़ेगा, तो दशमलव आ गया, दशमलव रख लो पहले, फिर 3 सते 21 बचा 1, 3 5 15। अब 4 से गुणा कर लो इसको, यानी 4 बचा हमारा क्या, 4 गुणे 0 लगा लो आगे, 0.75 गुणे 10⁸। अब इसे गुणा कर लो, 4 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, 302 अंक बाद दशमलव लगा लिया, 300.10⁸। 300 का मतलब 3 तो होता है, 3.00 का मतलब 3.0 केवल कर लो, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें, अपने कीमती समय को बचाते रहें। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, इस सवाल को आप ध्यान दीजिए। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस मूड इस उसमें न रहना कि सवाल पूछे नहीं हुए, नहीं हवा में रहोगे बस फालतू सवाल लेकर मैं बैठा हूँ। सभी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर बैठा। देखो कितने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम, इंपॉर्टेंट सवाल ही मैं पढ़ा दूँ, किसी प्रकार टाइम निकाल कर, बहादुरी काम है। फालतू सवाल कहाँ मैं पढ़ाऊँगा, फालतू पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो व्यस्त हूँ। ठीक है, देखिए निर्वात प्रकाश की चाल फटाफट लिखेंगे, एक एक सवाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है, जब तक क्या है, कैसी बात, चले बात में नहीं जाएंगे। निर्वात प्रकाश की चाल ये है, प्रतीक क्या होता है, आप कहोगे सर C होता है, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, माध्यम में होती है म्यू, और निर्वात में क्या होती है प्रकाश की चाल का प्रतीक C। माध्यम चाहे जल हो चाहे कांच हो, उसमें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल देगा, निर्वात के अलावा तो म्यू मानोगे, किसी भी माध्यम में देगा निर्वात के अलावा तो म्यू मान लोगे, और निर्वात दिया तो प्रकाश की चाल का प्रतीक C मान लोगे, बस खेला खत्म है। तो कांच यानी अपवर्तनांक दे रखे ब्रैकेट में, अपवर्तनांक लो भैया, ब्रैकेट में दिए हैं 1.5, तो प्रकाश की चाल, तो कहता तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, टू फाइंड कांच में, यानी कांच यहाँ माध्यम है, तो म्यू बराबर पूछ रहा, तो म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस भावकाली सूत्र लगाइए, जवाब पाइए। व्हाट इज योर फार्मूला, फार्मूला बिकम्स हियर C इज इक्वल टू n म्यू। ठीक है, तुरंत लगाइए, तुरंत जवाब पाइए। तो यहाँ हमको म्यू चाहिए ना, अभी इसी तरह का सवाल लगवा के आया हम, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸। बिल्कुल यही सवाल था सेम, लेकिन लगवा रहा हूँ। n का मान 1.5। पिछला सवाल बिल्कुल इसी तरह, पिछला सवाल, यह चौथा सवाल, ये छठा सवाल है, चौथा सवाल इसी तरह था। 1.5 दूनी 3, यानी म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज योर आंसर। देखिए मात्रा जरूर मीटर पर सेकेंड लिखना, चाहे माध्यम प्रकाश की चाल C हो, और चाहे माध्यम में प्रकाश की चाल म्यू हो, और चाहे निर्वात प्रकाश की चाल C हो, मात्रा मीटर पर सेकेंड ही लिखना है। लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ो। टाइप 3 पे आ गया हूँ। अब देखिए अगला सवाल 7वां सवाल है, और टाइप 3 में है। टाइप 1 हमने आपको पढ़ा दिया, टाइप 1 में आपने क्या देखा, टाइप 1 किस तरह का सवाल था आपने पढ़ लिया, यानी किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी सापेक्ष वाला सवाल था। न्यूमेरिकल नंबर टाइप 2 में मैंने पढ़ा दिया C बराबर n म्यू फार्मूला पर। अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 क्या कहता है, F बराबर R/2 सूत्र पर। जल्दी से 3 सवाल है, तीनों सवाल जल्दी से देखिए। आप पूछे हुए 3 सवाल बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए न्यूमेरिकल, जल्दी से देखिए। कहता है एक अवतल दर्पण का वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी निकालो। तो गिवन दैट
गिवन दैट अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या कितनी, वक्र त्रिज्या का प्रतीक क्या होता है आर, वक्र त्रिज्या का प्रतीक क्या होता है आर, बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। टू फाइंड बेटा मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी लगवाता हूँ। देखिए सवाल, इसकी फोकस दूरी निकालो, यानी फोकस दूरी प्रतीक क्या होता है एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए वक्र त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू, बस सवाल खत्म। एफ बराबर आर बाई टू आप फार्मूला करो, फार्मूला को ऐसे बंद कर देना, फार्मूला को ऐसे बॉक्स में, ठीक है। एफ बराबर आर का मान कितना 20, 20/2 काट दो, कितना आ जाएगा 10 सेंट, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा यहाँ पर आप सावधानी बरतना होगा, जो चिन्हों का खेल मैंने बताया था, चिन्हों का कन्फ्यूजन यहाँ काम करेगा। देखिए अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये फोकस दूरी है किस दर्पण की, अवतल दर्पण की, इसलिए लिखेंगे हम एफ बराबर फाइनल उत्तर एफ बराबर -10 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस क्यों लगाया, शुरुआत में मैंने बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, इसलिए हम -10 सेंटीमीटर। यहाँ दर्पण कैसा है अवतल। स्क्रीनशॉट अभी मत मारो आप, एक सवाल और लगवा दूँ तब स्क्रीनशॉट मारना, दोनों के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, कहता है एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो लगा लोगे आप, एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी, तो देखो लिखोगे गिवन दैट, मैं लगा देता हूँ 10 सेकंड लगेंगे। गिवन दैट क्या, वक्र त्रिज्या यानी आर बराबर 30 सेंटीमीटर, कितना दिया बेटा जी 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी यानी टू फाइंड फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क सलूशन यहाँ SOLN सलूशन, चूंकि एफ बराबर फार्मूला क्या होता है आर बाई टू, बस एफ बराबर आर का मान कितना है 30/2, यानी क्या आ जाएगा, हल करोगे तो एफ का मान आ जाएगा 15। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ हम नहीं कह सकते -15 सेंटीमीटर, क्यों नहीं कह सकते हैं, चूंकि यहाँ गोली दर्पण पता नहीं, यहाँ तो कोई अवतल दर्पण था, इसलिए हमने अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मैंने -10 कर दिया था। लेकिन यहाँ जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण अवतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ चिन्ह नहीं लिखेंगे, केवल यह बराबर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को छोड़ देंगे। अगर यहाँ यानी उत्तल दर्पण भी हो सकता है ना। अब इनका दोनों का अब स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इन दोनों सवालों की स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हैं, ले लिया। अब नीचे देखिए, एक सवाल आपके लिए, कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्र त्रिज्या कितनी होगी। आपकी उल्टा यानी फोकस दूरी, देखो इस सूत्र में आपका क्या है, ये बराबर आर बाई टू है ना, ये बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी देगा तो वक्र त्रिज्या पूछेगा, और वक्र त्रिज्या सवाल में देगा तो फोकस दूरी पूछेगा। आप केवल ध्यान इतना देना है कि अवतल दर्पण के लिए रहे तो फोकस दूरी ऋणात्मक छोड़ेंगे उत्तर, और उत्तल दर्पण के लिए रहे तो फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है बस, और कोई दम नहीं सवाल में, सवाल बिल्कुल बेदम है, केवल थोड़ा सा सावधानी बरतें बस। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी। देखिए जल्दी से देखिए, आप समझ रहे होंगे, वीडियो के एक आध बार पीछे, अगर समझ में ना आए कोई बात तो बैक करके देख लेना एक बार और। सवाल फिलहाल कोई दम है नहीं अभी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्रतीक क्या होता है एफ, एफ बराबर क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि दर्पण उत्तल है। अगर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो यहाँ -10 लिखते, यहाँ क्या लिखते फिर -10 लिखते, अगर अवतल दर्पण होता तो -10 लिखते, उत्तल है इसलिए प्लस ले रहे हैं। कहता है दर्पण की वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए, टू फाइंड वक्र त्रिज्या प्रतीक क्या होता है आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आइए जल्दी से करिए, कीमती समय बचाइए, कोई फटफटाना नहीं है फालतू, ठीक है। कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल करवाऊंगा मैं, इतना आप जानिए। इसलिए सूत्र अपना क्या होता है आर बराबर 2f, यहाँ आर पूछ रहा तो आर बराबर क्या होता है 2f, शुरुआत में मैंने बता दिया, था आर बराबर 2f ना, तो आर बराबर आर पूछ रहा तो आर और बराबर 2 और एफ का मान 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में उतार ले, बाद में मतलब सवाल को लगाना घर पर। लीजिए बेटा जी, टाइप नंबर 4 लीजिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अब टाइप 4 देखो कितनी छोटी वीडियो बन रही है, कितने टाइप मिल रहे हैं।
यानी एक एक टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जहाँ से पा रहा हूँ इधर उधर से अक्खड़ बक्खड़ बम्बे बोल। हाँ, ऐसे नहीं लेकर आता हूँ, वीडियो लेकर आता हूँ, दमदारी लेकर आता हूँ। देखिए कितनी कम टाइम में टाइप 4 पे आ गए हैं और कोई सवाल आपके मिस हो नहीं सकते। अगर इन टॉपिक्स से बोर्ड इम्तिहान में आएंगे तो इनके बाहर सवाल आपको मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, और टाइप नंबर 4 कहता, टाइप नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 कहता इससे पहले सॉरी अब थोड़ा बात सुन लो। टाइप नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 यानी टाइप 3 तक हमने बता दिया, टाइप 3 तक क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। अब टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। टाइप 4 क्या कहता है, कहता है संलग्न चित्र के अनुसार। देखो संलग्न चित्र मतलब जो पास में चित्र बना हो, इम्तिहान में पेपर में चित्र भी बना के दे सकते हैं न्यूमेरिकल कोई। तो संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है और वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये चित्र है, ये चित्र कुछ सही बना कि नहीं बना है, हम अपने अनुसार चित्र एक बार फिर बनाएंगे सलूशन करने से पहले। वायु के सापेक्ष देखो वायु ये है, माध्यम ये है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है। और चित्र में हम क्या देख रहे हैं, चित्र में हम देख रहे हैं एंगल दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, कोण दिया हुआ है, यानी यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। और कोण भी दिया है तो कहाँ दिया है, देखिए ये अभिलंब। इस सवाल में ये क्या लिखा, ये सीधी लाइन क्या है, ये सीधी लाइन जो है ये आपकी अभिलंब हो गई, अभिलंब। तो अभिलंब के साथ ये कोण नहीं दिए हैं और इधर ये कोण हमको चाहिए। देखिए ये आई होता, देखो हम चित्र बनाएंगे, यहाँ चित्र बनाएंगे पहले। तो देखो जैसे चित्र बना रहे हैं, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। ये वायु है, थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद सवाल में कोई दम नहीं, इसके बाद 4 सवाल और हैं इसी में, इसी टाइप के। आप खुद लगाएंगे सर जी, हम लगा लेंगे। ये किरण ऐसे दिखाए हैं, ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, कोण यहाँ दिए हैं। देखो कोण यहाँ दे दिए हैं और यहाँ देकर कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दिए हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यानी n बराबर स्नेल का नियम हम जानते हैं, उसको लगाना चाहते हैं कि स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर जो होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी साइन आई बटे साइन आर। लेकिन आई क्या होता है, यहाँ आई नहीं दिए हैं, देखो तो आई निकालेंगे। देखो बेटा यहाँ आई ये होगा, देखो आई आप जानते हैं आपतन कोण आई, यहाँ आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण। तो यहाँ आपतन कोण तो दे 60 को आपतन कोण आई ना कह देना, नहीं जल्दी जल्दी में मारो। आपतन कोण की परिभाषा में जाना, आपतन कोण परिभाषा क्या होती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है यानी ये कोण आई होगा, इसको तो दिया ही नहीं है। और अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण अगर ये है तो ये अपवर्तन कोण आर होगा, ये तो दिए ही नहीं है। तो इसको यानी पहले अपवर्तन कोण आई, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से आई बराबर आपकी क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ ये आई बराबर क्या होगा, आई बराबर जो होगा वो 90 में से 60 आप 90 में से 60 घटाइए तो 30 डिग्री आएगा। और ये आर क्या आएगा, आर बराबर जो आपका आएगा ये 90 माइनस ये 45 घटाइए, 90 माइनस 45 घटाएंगे तो 45 ही फिलहाल आएगा। यानी आपको ये है कि हमको ये आई देखो अच्छा हम 90 में से क्यों घटाए, चूँकि ये अभिलंब। अब परिभाषा पे जाइए, अभिलंब कैसे होता है सब कुछ समझाएंगे, जब तक समझाएंगे तब तक छोड़ेंगे। अभिलंब क्या होता है, देखो अभिलंब होता है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी कोण 90 डिग्री होगा, कोण कितना होगा 90 डिग्री, इधर ये भी 90 डिग्री होगा। अगर कोई रेखा ऐसे इसको काटती है और कहता है ये कोण 60 डिग्री है और ये पूरा 90 था, तो यानी कि ये कितना होगा, यानी पूरा 90 है और 90 में से 60 घटा देंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, समझ गए बात को ना आप। जैसे इधर भी अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब मतलब लंब मतलब 90 डिग्री। अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है और कह रहे 45 डिग्री कोण है, लेकिन तो यानी कि इतना 45 डिग्री है, इतना 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, यानी ये पूरा 90 है। अभिलंब क्या है, अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये 45 इतना है, इतना यानी 90 में से घटा देंगे तो 45 आएगा, इसलिए करते हैं 90 में से घटा देते हैं। तो n बराबर साइन आई कितना आ गया 30 डिग्री और बटे साइन आर कितना है 45 डिग्री। अब साइन 30 का मान रखो, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/√2 होता है।
1/√2 नहीं, 1/2 होता है, 1/2 होता है, सॉरी। साइन 30 मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब इसको हल कर लो बस। n बराबर देखो 1/2 ऐसे है, और ये √2 यानी कि ऊपर ये पछान ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2/1, और ये 2 ये √2 काट के क्या बना देगा, 1/√2 बना देगा, यानी अपवर्तनांक 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। यानी किसी भी देखो यानी आप ध्यान आप यहाँ नोट पॉइंट बना लीजिए कि यानी √2/2 है तो ये √2 काट के इसको √2 बना देगा। ठीक है, नोट पॉइंट क्या बनाना है कि कोई भी रूट वाली संख्या अगर सेम संख्या काटेगी तो सेम वाली को रूट में बचा देगी, या जिसके ऊपर रूट नहीं होगा उसको रूट में बचा देगी, √2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा हट के सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। कहता है वायु के सापेक्ष, इस सवाल को पढ़ने से पहले इस टाइप के थोड़ा सवाल और जो हैं 3 सवाल उनको देखिए पहले। तो इस टाइप सवाल बताता हूँ, पहले इसको देखिए सवाल। ये क्या कहता है, कहता है संलग्न चित्र में जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष वायु, देखो जल यहाँ है ना, ये चित्र दिया है, सवाल में चित्र दिया है, जल यहाँ है और वायु यहाँ है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी इधर से इधर पूछ रहा है अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, और एंगल दे रखा है। देखो ये आपतन कोण I 30 डिग्री है, अभिलंब के साथ है ना, अभिलंब के साथ आपतन कोण होता है, यहाँ नहीं होगा जैसे सवाल में तक पिछली बार यहाँ दिया था। और लेकिन अपवर्तन कोण यानी कि देखो अपवर्तनांक n बराबर सूत्र लगाओगे आप sin I/sin r। इस टाइप का अगर चित्र आएगा को एंगल देकर तो आप इसी फार्मूले को लगाएंगे, इसी फार्मूले को sin I/sin r आप लगाने जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे क्या कि I क्या होता है, I और R कहाँ बनता है, इस पर विशेष ध्यान देना, कहाँ बनता है। ये नहीं कि चित्र में जो कोण दिखाई पड़ जाए उसी को रख देना है I R की जगह, ऊपर कोण दिखाई पड़ जाए उसे I समझ लो, नीचे दिखाई पड़ जाए R समझ लो, नहीं। I क्या होता है, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ यानी I 30 डिग्री। अपवर्तन कोण ये होगा अपवर्तन कोण ना, अभिलंब तो ये है, अभिलंब तो ये है, तो अपवर्तन कोण ये होगा। ये इधर R 60 नहीं कहेंगे, R हम 60 नहीं कह सकते क्योंकि R ये R है ही नहीं। R क्या होता है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए यानी ये कोण R होगा। R तो दिया नहीं है, तो चूंकि अभिलंब 90 डिग्री कोण यहाँ से पूरा कोण 90 बनाएगी, इतना 60 घटा देंगे यानी 30 डिग्री, यानी 60 90 में से यही 60 घटा देंगे, 90 में से 60 घटा देंगे तो अपवर्तन कोण R आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ एक सिस्टम और है, कहता है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, यानी वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी यहाँ इस माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है। तो यहाँ सवाल लगाने में विशेष ध्यान देंगे। पहले हम निकालेंगे, जैसे यहाँ निकालेंगे n बराबर साइन, जब देखो a पहले हम निकालेंगे ANG, ये जल मतलब W, AN क्या हो जाएगा, साइन I का मान कितना है 30 डिग्री, I का मान कितना है यहाँ 30 डिग्री, और बटे साइन R का मान कितना है 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री क्या भाई, दोनों 30 डिग्री भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब साइन 30 से साइन 30 कट गया, क्या बचेगा, 1 ANW आ गया, ANW यानी देखो स्नेल नियम आप जानते हैं, स्नेल नियम क्या कहता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी ANW बराबर साइन I/sin r। चूँकि यहाँ सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें IR सेम हो गए, I 30 दिया तो डायरेक्ट और R निकल के 30 आ गया था। ठीक है, तो कट के 1 आ जाएगा, तो ANW बराबर क्या आ गया 1। तो क्या कह जल के सापेक्ष यहाँ आया है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो आया है ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब पूछ रहा है जल के सापेक्ष वायु का, तो जल के सापेक्ष आएगा, अभी हमने आपको पीछे बताया था, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA, ये प्रतीक होगा GNA, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर बटे में करोगे तो ANW हो जाएगा। इसको बटे कर लो, ANW पीछे सवाल इस तरह का मिल चुका, बता चुका हूँ मैं। तो WNA बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा करके पलट लो, जैसे WNA है तो ANW, तो ANW हम निकाल चुके हैं, कितना है 1/1 यानी आएगा 1 ही। ठीक है, अब ये सवाल देखिए आप, कहता है संलग्न चित्र में माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालो। देखो यहाँ तो बढ़िया दी है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का सवाल, यहाँ प्लेस देखो हम डायरेक्ट लगा दें, इतनी जगह हम लगा दें, इतनी जगह में माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम यानी 1N2
1n2 मतलब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपर्तनांक। साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। देखो यहाँ ये कोण दिया है 60 डिग्री, ये कितना दिया 60 डिग्री सही दिया है, ये कितना दिया है 30 डिग्री सही दिया है। यानी आप सही कैसे कह रहे हैं, चूंकि अभिलंब के साथ कोण दिए हैं ना, तो इसलिए सही है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी 1n2 सही है। मान रख के हल कर लोगे आप ना, हम आशा करते हैं आप मान रखो। साइन आई का मान कितना दिया, देखो गिवन दैट में आप लिख लिया करें, चाहे चित्र में, चित्र से लिख लिया करें कि हाँ भाई चित्र से दिया है, गिवन दैट चित्र से, ठीक, गिवन दैट चित्र से क्या, आई बराबर 60 और आर बराबर 30। अगर ये 60 इधर दिया होता तो घटक निकाल लेते, ये 30 इधर दिया होता, इधर मतलब कि 60 यहाँ दिया होता तो अभिलंब के साथ लिए हम 90 में से घटा देते। अगर ये 30 यहाँ दिया तो आर हो गया, अभिलंब चूँकि अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती तो अपवर्तन कोण आर होता है, तो वही डायरेक्ट दे रखा। अगर 30 को यहाँ कर देते ऊपर वाले सवालों की तरह यहाँ, तो हम 90 में से घटा के आर निकालते। तो ये हो गया। अब आई का मान 60 डिग्री साइन 60 और आर का मान 30 डिग्री साइन 30। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, और बटे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये देखो पलट के 2 से 2 कट जाएंगे तो √3 आंसर आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपर्तनांक हल कर लेना आप, √3 आएगा, √3/2, ठीक है, हल हो जाएगा। अब नीचे कह रहा है कि संलग्न चित्र में माध्यम 2 के सापेक्ष, यही भी ऐसे आपको बेटा ध्यान देना कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक निकालो। तो देखो यहाँ चित्र से दिया क्या है, चित्र से देखो दिया क्या है, चित्र से क्या दिया बेटा जी, आप देखिए, देखो आपतन कोण आई बराबर क्या, यहाँ ये 60 डिग्री आई है। आप कहेंगे सर ये आई 60 को आई नहीं कह सकते, क्योंकि ये आ इधर है, बनना चाहिए इधर, ये आई होता है। तो क्या करोगे, आई बराबर 90 में से इसी 60 को घटा दोगे, तभी तो ये आएगा भाई। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो अभिलंब होता है वो पूरा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इतना ये देखा गया तो ये 60 है, तो ये यानी कि 90, ये पूरा 90 था, इसमें 60 निकाल देंगे तो ये कोण आ जाएगा 90 - 60 यानी 30 डिग्री। आर क्या 30 है, हाँ आर 30 दिया है, आर डायरेक्ट क्यों, क्योंकि अभिलंब के साथ ये है, अभिलंब के साथ है 30 डिग्री। अब देखो क्या पूछ रहा है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक 2n1 पूछ रहा है, 2n1 पूछ रहा है। माध्यम 2 के सापेक्ष, देखो माध्यम 2 नीचे है तो 2n1 जो पूछ रहा बेटा जी, तो आप क्या करोगे, पहले माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का निकालो कि स्नेल के नियम से। भाई स्नेल के नियम तो साफ साफ कहता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपर्तनांक, तो स्नेल के नियम लगाओगे, स्नेल के नियम से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे यानी 1n2 बराबर क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर कर लोगे तो 1n2 क्या आ जाएगा, 1n2 बराबर साइन आई यानी साइन 30 बटे साइन आर यानी कि ये भी 30 कट जाएगा, 1n2 कितना आ गया 1। तो 2n1 कितना हमको पूछ रहा है 2n1 यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का, तो माध्यम 2 के सापेक्ष 2n1 बराबर 2n1। देखो यहाँ चाहे 1 जल हो चाहे कांच हो चाहे यहाँ 1 2 यानी माध्यम दिए ही नहीं है कि यहाँ जल है कि क्या है, तो 2n1 तो यानी क्या सूत्र हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा चूंकि 2n1 बराबर हो जाएगा 1/1n2। तो इसको 1n2 का मान अब रख लो, तो 2n1 क्या हुआ, 2n1 बराबर 1/1n2, 1 का मान 1 आ गया तो बराबर 1, ये आंसर हो गया। अभी यहाँ साइन 30 आ गया तो इसलिए कट गया, नहीं न कटता तो कोई मान जो आता मान रख देते, बस ये हो गया। बाकी एक सवाल जो पीछे छूटा था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इस तरह के सवाल हो गए, ना समझ में आया तो बताना, ठीक है। जिस माध्यम के साथ जैसे ऊपर से नीचे को स्नेल का नियम जो लगता है इसको ध्यान दे लो, ये स्नेल का नियम जो लगेगा, जैसे ऊपर इधर से किरण इधर को आ रही है ना, तो यानी कि इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपर्तनांक होता है जो लगाते हैं, इस माध्यम के सापेक्ष यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपर्तनांक निकालते हैं। लेकिन जब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का पूछ ले तो पहले 1 के सापेक्ष 2 का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सूत्र लगा के इधर उल्टा निकालते हैं। ये वाले सवाल में इसी तरह हुआ था, ऊपर वाले में भी इसी तरह हुआ था, ठीक है। अब आप आ जाइए पीछे जो सवाल छूटा था उसमें आ जाइए।
एक सवाल, आज का अंतिम सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल, बोर्ड इम्तिहान में पूछा हुआ सवाल। वैसे तो सभी सवाल बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए ही हैं। कहता वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो क्रांतिक कोण का प्रतीक होता है गिवन दैट, क्रांतिक कोण का प्रतीक, क्रांतिक कोण, जो क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का प्रतीक होता है सी, कितना दिया है 45 डिग्री। पूछ क्या रहा, द्रव का अपवर्तनांक, यानी द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो यानी कि ANL पूछ रहा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अपवर्तनांक N और C में पैरा संबंध होता है, N और C में पैरा संबंध क्या होता है ये पूछ रहा है। पैरा संबंध होता है 1/sin c, 1/sin c, ठीक है। तो n यहाँ क्या है, n किसके सापेक्ष, ANL बराबर 1/sin c, c का मान कितना, sin 45, c का मान कितना दिया 45, 45 डिग्री। 1/sin 45 का मान कितना होता है, ये तो देखो 1/sin c था ना, तो 1/sin c, c के साथ 45 मान रख दो, 45 का 1/√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा √2। बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये ANL पूछ रहा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले। तो प्रिय बच्चों, ये महत्वपूर्ण वीडियो थी आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास बस यहीं पे, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।